काला पानी अंडमान की वो क्रूर सलाख है जहां पहुंचने से पहले ही कैदी कांप जाया करते थे। अंग्रेजों के सेलुलर जेल का इस्तेमाल भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की हिम्मत को तोड़ने के लिए होता था। काला पानी का नाम आते ही एक और नाम जो यकायक भारत के इतिहास से सामने आता है वो है विनायक दामोदर दास सावरकर का। विनायक दामोदर दास सावरकर नाम सुनते ही आपके जहन में क्या आता है? स्वतंत्रता संग्राम में खुद को झोंक देने वाले क्रांतिकारी, या फिर एक विचारक, 50 से ज्यादा किताबें लिखने वाले लेखक, या एक समाज सुधारक, राजनीतिज्ञ या कवि? मगर एक पहलू जो आम तौर पर आप सावरकर के साथ नहीं जोड़ते होंगे वो है उर्दू गजलें। आज हम बात करेंगे सावरकर और उनकी लिखी हुई उर्दू गजलों की। वीर सावरकर भारतीय इतिहास के उन कुछ विवादास्पद हस्तियों में से हैं जिन्हें समर्थक अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभालने वाला क्रांतिकारी भी समझते हैं, और विरोधी सावरकर के काला पानी की सजा के दौरान उनके लिखे गए माफी पत्रों का हवाला देकर उन्हें अंग्रेजी सरकार का हिमायती भी बताते हैं। वही सावरकर जिन पर गांधी की हत्या में भूमिका का आरोप भी लगा, और वही सावरकर जिनका हिंदुत्व आज भी सियासत का एक केंद्रीय मुद्दा बना हुआ है। लेकिन आज की कहानी सावरकर की उस पहलू की है जो आपने उनसे पहले कभी नहीं जोड़ी होगी। सावरकर और उनकी कही गई उर्दू गजलें। मीर तकी मीर, फैज़ अहमद फैज़, दाग दहलवी, अहमद फराज, जॉन एलिया ने जिस फन को अपनी फनकारी से तराशा, जो उर्दू गज़लें उर्दू ज़बान का पर्याय बनी, उन्हीं गज़लों में खुद को हिंदुत्ववादी कहने वाले सावरकर ने भी अपना हाथ आजमाया। क्या एक हिंदुत्ववादी विचारक भी उर्दू शायरी की नर्म नफासत से महबूब हो सकता है? आइए आज खबरगांव में समझते हैं उस आदमी को जिसे इतिहास ने सिर्फ एक चेहरा नहीं दिया। नमस्कार, मेरा नाम है अमन और आज हम बात करेंगे वीर सावरकर और उनकी कही गई उर्दू गज़लों की। आइए पहले गज़ल क्या होती है उसे समझते हैं। गज़ल फारसी लिटरेचर में जन्मी और वहां से उर्दू लिटरेचर में आई। आज के दौर में एक पॉपुलर पोइट्री फॉर्म है। आज भारत में, पाकिस्तान में और तमाम देशों में इसकी मकबूलियत है। इसे तरन्नुम में यानी गाकर भी सुनाया जाता है और तहत में यानी बोलकर भी पढ़ा जाता है। गज़ल कई शेर को मिलाकर, आमतौर पर 7 या उससे ज़्यादा को मिलाकर बनती है, जिसमें एक शेर 2 लाइनों का होता है। इसके बाद भी इसमें कई सारे नियम होते हैं, जैसे बहर, रदीफ, काफिया। अगर आप चाहते हैं कि गज़ल पर हम एक विस्तार से वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। खैर, आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि सावरकर का साहित्य से नाता नहीं रहा। कविताओं और साहित्य से सावरकर का नाता बहुत पुराना है। उन्होंने अपनी पहली कविता स्वदेशी छाप सिर्फ 11 साल की उम्र में लिखी थी। छात्र जीवन के दौरान भी उनका लेखन जारी रहा। लंदन में अध्ययन करते हुए उन्होंने कई कविताएं, लेख और निबंध लिखे जिनमें देश, स्वतंत्रता और स्वाभिमान की भावना गहराई से महसूस की जा सकती है। उन्होंने जोसेफ माज़ीनी की जीवनी नाम से किताब लिखी, जिसे पहले मराठी में लिखा गया मगर बाद में हिंदी ट्रांसलेशन भी किया गया। शिखान सा इतिहास, माझी जन्मठेप, संयंत खड़ग, काले पानी, गोमांतक, इन पुस्तकों में उनका विचार, उनका विद्रोह और उनका दर्शन साफ झलकता है। इतिहास पर उन्होंने 3 ग्रंथ लिखे, जिसमें 1909 में छपा 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पहला और सबसे लोकप्रिय है। सावरकर ने इस किताब को शुरुआत में मराठी में लिखा था। 1857 के भारतीय विद्रोह की 50वीं वर्षगांठ पर ग्रेट ब्रिटेन में आयोजन हो रहे थे, समारोह हो रहे थे। उसके जवाब में सावरकर ने इस किताब के जरिए भारतीय पक्ष सामने रखा था। इसके अलावा हिंदू पदपातशाही और 6 गौरवशाली युग उनकी और 2 किताबें हैं। उनका एक गीत सागर प्राणातला माला, जो उन्होंने मदन लाल ढींगरा को फांसी दिए जाने के बाद लिखा था, आज भी महाराष्ट्र में लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय है और अक्सर गाया जाता है जब उन्हें याद किया जाता है। सावरकर के लंबे क्रांतिकारी जीवन में मित्र मेला, अभिनव सोसाइटी जैसे संस्थानों का संचालन और बहुत सारी गतिविधियों को अंजाम देने की कृत्य तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ अंग्रेजों ने उन पर कई मुकदमे भी चलाए। मगर हम आपको उस मुकदमे की थोड़ी जानकारी देते हैं जिसकी वजह से काला पानी की उन्हें सजा हुई। सन 1911 में विनायक दामोदर दास सावरकर पर नासिक षड्यंत्र केस में जिला कलेक्टर जैक्सन की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा। ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें 2 बार उम्र कैद यानी कुल 50 साल की सजा सुनाई। ये सजा उन्हें दी गई थी अंडमान की कुख्यात सेलुलर जेल में, जिसे काला पानी कहा जाता है। 698 कोठरियों वाली इस जेल में सावरकर को कोठरी नंबर 52 में बंद किया गया था। सिर्फ 13.5 और 7.5 फीट की इस कोठरी में रोशनी का नामो निशान तक नहीं था। जेल में सावरकर को दिए गए कमरे से सीधे एक जगह दिखती थी जहां पर कैदियों को फांसी दी जाती थी। जेल में कैदियों पर शारीरिक और मानसिक रूप से कड़ी यातनाएं दी जाती। स्वतंत्रता सेनानियों को जानवरों की तरह काम में झोंक दिया जाता। खुद सावरकर को कोल्हू में बैल की जगह बांधकर तेल पिलाया जाता था। पिटाई, गालियां, भोजन में पानी भरा सूप, बेड़ियों में जकड़े हुए खड़े खड़े पेशाब और शौच करने की मजबूरी, यहाँ तक कि अपनी ही कोठरी में मल त्यागने की नौबत,
ये सब वीर सावरकर और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने उस जेल में झेला, लेकिन इन्हीं अमानवीय हालातों में, उन्हीं बदबूदार दीवारों के बीच सावरकर ने अपने लेखन और कविता को जिंदा रखा। कहते हैं उन्हें कागज और कलम देना तो दूर, बात करने की भी इजाजत नहीं थी। सावरकर कोयले के टुकड़े से दीवार पर कविताएं लिखते और उन्हें याद करते। उन्होंने इसी तरह कई कविताएं लिखी। इसका एक पहलू ये भी है कि सावरकर ने इसी दौरान कई माफीनामे लिखे, जिनकी वजह से उन्हें 10 साल बाद अंडमान की सेल्युलर जेल से रत्नागिरी की एक जेल में शिफ्ट किया गया और बाद में 1924 में उन्हें रिहा भी कर दिया गया। खैर, अब बात उर्दू गजलों की। जिन उर्दू गजलों की बात हमने शुरू में की, दरअसल वो इसी काला पानी की सजा के दौरान सावरकर ने लिखी। ये बात तो पहले से ही जानी जाती है कि सावरकर को कई भाषाओं पर गहरी पकड़ थी, लेकिन ये बात कम ही लोग जानते हैं कि उन्होंने उर्दू में भी न सिर्फ पढ़ा बल्कि लिखा भी। अपनी आत्मकथा माय ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ में सावरकर ने बताया है कि अंडमान में अपने मुस्लिम साथियों की मदद से उन्होंने कुरान का मूल अरबी में अध्ययन किया था, मगर ये कि वो उर्दू में गजलें भी लिख सकते थे, ये एक नई और चौंकाने वाली खोज थी जो उनके साहित्यिक आयामों को और व्यापक बना देती है। दरअसल सारी बात शुरू हुई एक नोटबुक से, जो आज स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक मुंबई में 2013 से सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रखी गई है। इस खोज की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। ये वही नोटबुक है जो सावरकर ने अंडमान की उसी काल कोठरी में लिखी थी, और ये नोटबुक वहां से बाहर आई जेल के सेकंड अफसर प्यारे मोहन के जरिए। प्यारे मोहन ने इसे भेजा था आरपी पारंजपे को, और फिर ये पहुंची सावरकर के बेहद करीबी और लंबे समय तक मित्र रहे एसपी गोखले के पास। गोखले 32 सालों तक सावरकर के साथ रहे। इसी दौरान उनके पास सावरकर से लिखी हुई कई चीजें जमा होती रहीं, जिन्हें वो अक्सर लोगों को पढ़ने के लिए दिया करते। गोखले के 2006 में निधन के बाद उनकी बेटी मंजरी मराठे, जो स्मारक की ट्रस्टी भी हैं, को इतिहासकार निनाद बेडेकर ने बताया कि उन्होंने उनके पिता के संग्रह में सावरकर की उर्दू में लिखी हुई एक नोटबुक देखी थी, जो वो पहले कभी पढ़ने के लिए ले गए थे, लेकिन बाद में उनसे गोखले जी ने वो ले ली थी। हजारों कागजात और पुस्तकों के उस संग्रह में से मंजरी मराठे ने कई बार पुणे जाकर खोजबीन की और अंततः एक ऐतिहासिक दस्तावेज को खोज निकाला। इस नोटबुक का पहला हिस्सा एक स्क्रैप बुक जैसा है, जिसमें श्री राम, श्री कृष्ण, ईसा मसीह, बुद्ध, शिवाजी महाराज, लोकमान्य तिलक, स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी जैसे हस्तियों की तस्वीरें लगी हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो हैं 2 उर्दू गजलें जो 5 पन्नों में फैली हुई हैं। जैसे हमने बताया कि गजल लिखने के लिए कई नियम होते हैं और सावरकर की ये गजलें लगभग सारे नियमों पर खरी उतरती हैं। इसका मतलब उन्होंने इसके व्याकरण का गहन अध्ययन किया होगा। गजल की जबान बहुत रवा है, जैसे किसी भी अच्छी उर्दू गजल की होती है। गजल में सारे शेर देशभक्ति पर हैं। सावरकर अपनी गजल में बार बार हिंदुस्तान के लिए बलिदान देने की बात करते हैं। इन गजलों को जब मशहूर उर्दू शायर निदा फाजली ने पढ़ा तो उन्होंने कहा, इस गजल में इस्तेमाल हुए मौजू और इसकी बुनत को देखकर ये साफ कहा जा सकता है कि भाषा का कोई मजहब नहीं हो सकता। सावरकर ने अंडमान की सजा के दौरान उर्दू सीखी और साहित्य का गहन अध्ययन किया। वे एक महान देशभक्त थे जो उनकी रचनाओं से साफ झलकता है। आइए अब बढ़ते हैं उनकी गजलों की ओर। यही पाओगे महशर में ज़बां मेरी बयां मेरा। महशर यानी कयामत का वो दिन जिस दिन आपके कर्मों का फैसला होता है, हिसाब होता है। यही पाओगे महशर में ज़बां मेरी बयां मेरा, मैं बंदा हिंद वाला हूँ यही हिंदोस्तां मेरा। मैं हिंदुस्तान के उजड़े खंडहर का एक जर्रा हूँ, यही सारा पता मेरा, यही नामो निशा मेरा। मेरा है रक्त हिंदी, ज़ात हिंदी, ठेठ हिंदी हूँ, यही मजहब, यही फ़िरका, यही है ख़ानदा मेरा। कदम लूँ मादरे हिंदोस्तां के बैठते उठते, मेरी ऐसी कहाँ किस्मत, नसीबा ये कहाँ मेरा। इस शेर में सावरकर मादरे हिंदोस्तां यानी भारत माता के कदमों में बैठने की तमन्ना जाहिर करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसी किस्मत कहाँ कि रोज़ देश की मिट्टी को छू सके, कि अगर भाग्य साथ देता तो वो अंडमान की काल कोठरी में नहीं, भारत माता के कदमों में होते। अगला शेर, तेरी सेवा में है भारत, अगर सर जाए तो जाए, तो मैं समझूं कि है मरना हयाते जावेदा मेरा। इस शेर में भी सावरकर उर्दू के एक और कठिन लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं, हयाते जावेदा यानी अनंत जीवन। इस तरह के बहुत सारे लफ्ज़ हमें उनकी दूसरी गज़ल में देखने को मिलते हैं। खुशी के दौर दौरे से हैं या रंजो महन पहले, यानी मेहनत का दर्द, रंजो महन यानी मेहनत का दर्द। खुशी के दौर दौरे से है या रंजो महन पहले, बाहर आती है पीछे और खिजा गर्दे चमन पहले। इस शेर में सावरकर कह रहे हैं कि यहाँ पहले दुख और मेहनत का दौर आता है, खुशी बाद में आती है। जैसे बाग में बाहर आने से पहले चारों ओर पतझड़ यानी खिजा छा जाती है और तकलीफें पहले आती हैं, राहत बाद में। मुहब्बीने वतन यानी जो वतन से मोहब्बत करते हैं, मुहब्बीने वतन होंगे हजारों बेवतन पहले, फलेगा हिंद पीछे और भरेगा अंडमान पहले। इस शेर में भी आप देखिए सावरकर कहते हैं कि देश से मोहब्बत करने वाले हजारों होंगे, लेकिन पहले उन्हें बेवतन होना पड़ेगा, यानी देश से दूर जेलों में सड़ना पड़ेगा,
साफ तौर पे अंदमन इस शब्द का इस्तेमाल करके वो जेल में सजा काट रहे स्वतंत्रता सेनानियों का हाल बताते हैं और कहते हैं कि हिंदुस्तान बाद में फलेगा, लेकिन उससे पहले अंदमान की जमीन लहू से भर जाएगी। अभी मिराज का क्या जिक्र, ये पहली ही मंजिल है, हजारों मंजिलें करनी है तय हमको कठिन पहले। मुनव्वर अंजुमन होती है, महफिल गर्म होती है, मगर कब जब के खुद जलती है शम्मा अंजुमन पहले। सावरकर कहते हैं कि जब तक महफिल को रोशन करने वाले शम्मा यानी दिया खुद ना जले, तब तक रोशनी और रौनक नहीं आ सकती। यानी समाज में उजाला लाने के लिए पहले किसी को खुद जलना, तपना और कुर्बानी देनी पड़ती है। अगला शेर है, हमारा हिंद भी फूले फलेगा एक दिन, लेकिन मिलेंगे खाक में लाखों हमारे गुलबदन पहले। सावरकर कहते हैं कि एक दिन हमारा हिंदुस्तान ज़रूर फूलेगा फलेगा, लेकिन उससे पहले हमारे हज़ारों नौजवानों के खूबसूरत जिस्म गुलबदन मिट्टी में मिल जाएंगे, यानी उन्हें कुर्बानी देनी पड़ेगी। उन्हीं के सर रहा सहरा, उन्हीं पर ताज कुर्बा हो, जिन्होंने फाड़ कर कपड़े रखा सर पर कफन पहले। न कुछ हो खौफ मरने का, न कुछ हो फिक्र जीने की, अगर है हमदमो मन में लगी हो ये लगन पहले। हमारा हिंद भी यूरोप से ले जाएगा बाजी, तिलक जैसे मुहब्बी ने वतन हो इंडियन पहले। अब जैसे ये शेर बहुत खास हो जाता है क्योंकि जिस वक्त ये गज़ल लिखी गई होगी, यानी 1911 से 1921 के बीच जब वो सज़ा काट रहे थे, तब गज़लों में इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करने का बहुत ज़्यादा प्रचलन नहीं था और आमतौर पर रिवायती गज़लें कही जाती थी, यानी एकदम ट्रेडिशनल तरीके से। और यहाँ पर सावरकर इंडियन लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं, यूरोप इस जगह का भी इस्तेमाल करते हैं। इस शेर में सावरकर कहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान एक दिन यूरोप को भी मात दे देगा, लेकिन पहले तिलक यानी लोकमान्य तिलक जैसे सच्चे देशभक्त भारतीयों का होना ज़रूरी है। न सेहत की करे परवाह, न हम दौलत के तालिब हों, करे सब मुल्क पर कुर्बान तन मन और धन पहले। हमें दुख भोगना लेकिन हमारी नस्ल सुख पाएँ, ये मन में ठान ले अपने ये हिंदी मर्द जन पहले। मुसीबत ता कयामत ता कहाँ जंजीर और जिंदा हैं, यहाँ तैयार बैठे हैं गरीबाने वतन पहले। सावरकर की उर्दू गज़लों के ये शेर हमें बताते हैं कि विचारधारा से जुड़े व्यक्ति की पहचान सिर्फ उसके राजनीतिक मतों से नहीं, बल्कि उसकी रचनात्मकता, संवेदना और कला से भी होती है। जिस सावरकर को अक्सर विवादों में देखा जाता है, आज उसी सावरकर की नर्म, जज्बाती और देशभक्ति में डूबी ये उर्दू गज़लें हमें हैरान भी करती हैं और सोचने पर मजबूर भी करती हैं। क्या एक इंसान सिर्फ एक रंग में रंगा जा सकता है? शायद नहीं, और यही तो इतिहास की खूबसूरती है, जहाँ एक ही किरदार के कई चेहरे होते हैं। यही थी सावरकर की वो शायरी जो काल कोठरी की दीवारों से निकलकर आज हमारी जुबां पर है। आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे सर्वेश, और बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें खबरगांव के साथ।